नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा शुरू होती है पूर्व प्रेमचंद युग से। यानी कब से? लगभग अगर काव्य के क्षेत्र में देखें तो काव्य के क्षेत्र में जब आधुनिक काल आया, आधुनिक काल का पहला पड़ाव भारतेंदु युग कहलाया। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया। तो संभवतः हिंदी कहानी की विकास यात्रा द्विवेदी युग से आरंभ होती है, किंतु वह आधारशिला का दौर था, उस कारण उसे द्विवेदी युग नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें बहुत ही कम कहानियाँ लिखी गई हैं। और इस कारण से कहानी के आधार स्तंभ प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं। तो प्रेमचंद को आधार बनाकर आलोचकों ने हिंदी कहानी की विकास यात्रा को निम्न भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्व प्रेमचंद युग, यानी शुरू से जब से कहानी लिखी जा रही है तब से लेकर के सन 1915 ईस्वी तक जितने भी कहानीकार आए उन्हें पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में जाना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रेमचंद युग, जिसका समय है 1915 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। तीसरे नंबर पर कहानी की विकास यात्रा शुरू होती है, जिसे तीसरा पड़ाव भी कहते हैं। उसका नाम प्रेमचंदोत्तर युग या मनोविश्लेषणवादी युग भी कहते हैं। इसका समय सन 1936 से 1952 या 1954 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। तो फिर इसके बाद स्वातंत्रोत्तर युग शुरू होता है, कहानियों का स्वातंत्रोत्तर युग। इसका समय है 1955 से अब तक। स्वातंत्रोत्तर युग में कई सारी छोटी छोटी कहानी के आंदोलन उत्पन्न होते हैं और उनमें लेखक लोग उसी को अपना आधार बनाकर कहानी लिखते हैं। जैसे नई कहानी आंदोलन 1956 में शुरू हुआ, कहानी आंदोलन 1958 में शुरू हुआ, साठोत्तरी कहानी आंदोलन 1960 में शुरू हुआ, सचेतन कहानी आंदोलन 1964 में शुरू हुआ, सहज कहानी आंदोलन 1968 में, समांतर कहानी आंदोलन 72 में, सक्रिय कहानी आंदोलन 1979 में और जनवादी कहानी आंदोलन 1982 में शुरू हुआ। तो ये रही कहानी के विकास की यात्रा और उसका समय। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा को कुल कितने कालों में बांटा गया है, तो पहला काल या पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा काल या प्रेमचंद युग, और इस युग को एक और नाम से जानते हैं प्रसाद युग। प्रेमचंद युग और दूसरा प्रसाद युग के नाम से भी जानते हैं। कहानी विकास का तीसरा पड़ाव प्रेमचंदोत्तर युग या मनोविश्लेषणवादी युग, चौथा पड़ाव या स्वातंत्रोत्तर युग। तो आपको केवल 4 ही क्रम में व्यवस्थित करना है। नेट इत्यादि की परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा के कितने पड़ाव हैं, तो 4 पड़ाव हैं। ऐसा नहीं कि आजकल किताबों का अभाव है तो उसमें देखकर आप 8 इनको जोड़ें और 3 इनको, 11 पड़ाव हैं कहानी विकास यात्रा के। ये कतई नहीं है, केवल 4 ही पड़ाव हैं। अब हम चलते हैं पूर्व प्रेमचंद युग की कहानियों पर चर्चा करने। तो देखिए, क्योंकि पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानियों पर जब चर्चा करेंगे तो एक बात हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या गुण पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानियों में थे, जिन्हें पढ़ करके हम ये बता सकते हैं कि ये पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानियाँ हैं। तो देखिए, क्योंकि यह इस समय कहानियों का निर्माण या आधार शिला रखी जा रही थी। क्या हो रहा था? आधार शिला रखी जा रही थी। तो कहानी कला के संपूर्ण तत्व इस युग की कहानियों में नहीं विद्यमान थे, बस केवल मनोरंजन के लिए कहानियाँ लिखी जा रही थी। तो कहानी लिखने का उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या था? मनोरंजन। फिर इसके बाद दूसरा उद्देश्य क्या था? अर्थ प्राप्ति, यानी धन कमाने के लिए लोग कहानियाँ लिख रहे थे। हालांकि ऐसा सभी कहानीकारों का उद्देश्य नहीं था, लेकिन धन प्राप्ति के उद्देश्य से भी कहानियाँ लिख रहे थे। तीसरा, आनंद की अनुभूति, यानी जो उपन्यास लिखने में कवि लोग असमर्थ होते थे, वो कहानी लिखकर ही अपना आनंद प्राप्त करते थे। तो तीसरा गुण क्या है इस युग की कहानियों में? आनंद की
अनुभूति। इसके अलावा चौथा गुण क्या है? चौथा गुण है कि बुराइयों के प्रति, कुरीतियों के प्रति आकर्षण, और फिर इसके बाद संस्कार से परिपूर्ण। यानी इस युग की कहानियों में मुख्यतः 5 बातें सब कहानियों में होती थी। पहला, मनोरंजन। सबसे पहला लक्ष्य होता था कि कोई व्यक्ति कम समय में पढ़े और उस कहानी का आनंद ले। दूसरा जो है अर्थ प्राप्ति, यानी धन प्राप्त करने के लिए भी कहानियाँ लिख रहे थे। फिर आनंद की अनुभूति, यानी प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, इस कारण से लोग कहानी लिख रहे थे। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी उन्हें बढ़ावा देने को लेकर भी कहानियाँ लिख रहे थे। अब आप कहेंगे कि सर जी ऐसा कौन सा कहानीकार था जो ये लिख रहा था? तो देखिए, गिरिजा दत्त बाजपेयी की कहानी जो पति का पवित्र प्रेम है, या कार्तिक प्रसाद खत्री का दामोदर राव की आत्म कहानी, या वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंधक भाई जो 1909 में लिखी गई, ततार और एक वीर राजपूत 1910 में जो कहानी लिखी गई, इन सभी कहानियों में कुरीतियों के प्रति आकर्षण दिखाई देता है। तो उसको लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। फिर इसके बाद संस्कार से परिपूर्ण, यानी इस युग की कहानियों में संस्कार युक्तता सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। अब पूर्व प्रेमचंद युगीन में किन किन कहानीकारों ने लेखन कार्य किया, उनका मैं आपसे नाम लेना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में इसके बाद अब हम आगे जो कहानीकार आए, तो देखिए सबसे पहले, हालांकि कहानी कला के तत्व के आधार पर इनकी कहानी को पहली कहानी नहीं माना जाता है, किंतु फिर भी यहाँ हम इनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हैं इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, इनकी कहानी का नाम है रानी केतकी की कहानी, जो कब लिखी गई? 1801 में। इसे पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानियों में पहला नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं हम आगे इंदुमती, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल। दूसरे लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी की 2 कहानियां हैं, इंदुमती और इसके बाद गुलबहार। इंदुमती, गुलबहार, और तीसरी कहानी है प्रणयिनी परिणय, जिसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है। प्रणयिनी परिणय, ये 3 कहानी है। फिर इसके बाद तीसरे कहानीकार इस युग में जिन्होंने लेखन कार्य किया है, रेवरेंड जे न्यूटन। इनकी कहानी है जमींदार का दृष्टांत। फिर इसके बाद अगले कहानीकार इसी युग के हैं देवी प्रसाद वर्मा। देवी प्रसाद वर्मा, देवी प्रसाद माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे, इनकी कहानी है एक टोकरी भर
मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 में लिखी गई। इसे हिंदी की प्रथम कहानियों में देवी प्रसाद वर्मा ने स्थान दिया है कि यह हिंदी की पहली कहानी है। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर विद्वान आते हैं भगवान दास। भगवान दास, इन्होंने कहा प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल हिंदी की पहली कहानी, प्लेग की चुड़ैल, जिसे हिंदी की प्रथम कहानियों में स्थान देना चाहिए। प्लेग की चुड़ैल का समय है 1902 ईस्वी। ठीक, इसमें प्लेग एक महामारी आती थी, उसी की चर्चा की गई है। फिर इसके बाद 6ठे नंबर पर कहानीकारों की लिस्ट जो है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। शुक्ल जी ने लिखा है 11 वर्ष का समय, 1903 ईस्वी। इसे हिंदी की प्रथम कहानी आचार्य शुक्ल ने 6ठे नंबर पर रामचंद्र शुक्ल के 11 वर्ष का समय नामक कहानी को स्थान दिया जाता है। फिर इसके बाद नाम आता है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, इनकी कहानी है। इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी मिर्जापुर के निवासी थे। बंग महिला, इनकी 3 कहानियाँ जो प्रसिद्ध हैं, 4 कहानियाँ हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में। कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, और अंत में दलिया। कल चर्चा हुई थी, इसमें लॉर्ड कर्जन पर व्यंग प्रस्तुत किया गया है, तो उस बात की चर्चा करने वाली कहानी है कुंभ में छोटी बहू। भी कहानी कुछ इसी तरह से है। तो देखिए 1906 इसका समय है, इसका है 1907। दलिया का समय 1909 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग करने वाली कहानी, घर में छोटी बहू की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी, ट्रेन में दारागंज से काशी से दारागंज 2 मित्र आ रहे होते हैं। उसमें से एक मित्र साड़ी का पल्लू ओढ़ करके स्त्री बन जाता है। उसका मित्र पूरी रास्ते खोजता रहता है कि वो कहाँ है। अंत में जब दुपट्टा हटाता है तो उसका मित्र दिखाई देता है। तो ये दुलाई वाली कहानी, इस बात का चित्र प्रस्तुत करने वाली कहानी है दलिया। दलिया का अर्थात जो दाल रोटी इत्यादि खाता था उस समय में, उसे बहुत महान समझा जाता था। इस बात का चित्र प्रस्तुत करने वाली कहानी है। अब हम चलते हैं अगले कहानीकार पर। अगला कहानीकार कौन है? केशव प्रसाद सिंह। कौन है? केशव प्रसाद सिंह। केशव प्रसाद सिंह की कहानी, इन्होंने 2 कहानियाँ लिखी हैं। चंद्रलोक की यात्रा, चंद्रलोक की यात्रा, और दूसरी कहानी है आपत्तियों का पहाड़। आपत्तियों का पहाड़, ये 1900 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। इसके बाद और लोगों ने भी लेखन कार्य किया है। माधव प्रसाद मिश्र, नवे लेखक माधव प्रसाद मिश्र
कार्तिक प्रसाद खत्री, माधव प्रसाद मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, सूर्य नारायण दीक्षित, सूर्य नारायण दीक्षित और वेंकटेश प्रसाद। इतने कहानीकारों ने पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानियों में लेखन करने का कार्य किया है। तो अगर हम कहानियों की गणना करें तो कुल मिलाकर के प्रेमचंद से पूर्व में 50 कहानियाँ लिखी गई थी। अब अकेले ही जब प्रेमचंद आए तो 300 कहानियाँ लिख दिए। जयशंकर प्रसाद आए तो 3 संग्रहों के अंतर्गत 50 कहानियों से ज़्यादा प्रसाद जी ने लिख दिया। तो उसी कारण इनसे पूर्व, प्रेमचंद से पूर्व जितनी कहानियाँ लिखी गई उनका नाम क्या दिया गया? पूर्व प्रेमचंद युग। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप केवल कहानीकारों का नाम ही याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा और आप अपनी परीक्षाओं में निरंतर सफल होते रहेंगे। ये केवल कहने की बात नहीं है, एकदम कंठस्थ कर लीजिए इन सभी कहानीकारों का नाम, क्योंकि नाम जब याद रहेगा तभी तो कहानी भी याद रहेगी, नहीं तो जब नाम ही नहीं याद रहेगा तो कहानी कहाँ से याद रहेगी। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब हम चलते हैं प्रेमचंद युग की कहानियों पर चर्चा करने की प्रेमचंद युगीन कहानियाँ आखिरकार कैसी रही। तो देखिए, प्रेमचंद युग में सबसे पहले तो कहानी कला के पहला गुण है कहानी कला के तत्वों का विकास हुआ। यानी अगर पूर्ण रूपेण कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन और संवाद, भाषा शैली, देश काल और वातावरण और उद्देश्य की बात की जाए तो उस हिसाब से प्रेमचंद युग में जो कहानियाँ लिखी गई ये उन गुणों से परिपूर्ण थी। फिर इसके बाद दूसरी विशेषता क्या थी? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चित्र प्रस्तुत किया गया इसमें। यानी आदर्श भी स्थापित करना इस युग के कहानीकारों का उद्देश्य रहा और सत्य का उद्घाटन करना भी इस युग के कहानीकारों का प्रमुख उद्देश्य रहा। तीसरी विशेषता क्या रही इस युग में? तीसरी विशेषता रही कि गरीबी और गरीब को कहानी के नायक के रूप में चित्रित किया गया। गरीबी जैसे चाहे प्रेमचंद हो तो पूस की रात हो, ईदगाह हो, चाहे मधुआ हो, इसमें ऐसे व्यक्तियों को कहानी का नायक बनाया गया जो समाज के सबसे वंचित वर्ग थे। उन व्यक्तियों को कहानी का नायक बनाया गया और उसका चित्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद इस युग में विषय की विविधता भी दिखाई देती है। क्या? विषय की विविधता से समझते हैं, चाहे प्रेमचंद रहे हों चाहे प्रसाद रहे हों, कहीं एक कहानी में देश प्रेम दिखाई दे रहा है तो दूसरी कहानी में सामाजिक बुराई का चित्र प्रस्तुत किया गया है। तीसरी कहानी में समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति की चर्चा की गई है। जैसे अभी प्रेमचंद की ही चर्चा करें तो नमक का दरोगा में दरोगा द्वारा गरीब को परेशान करने की कहानी है। ईश्वरी न्याय में पौराणिकता से परिपूर्ण कहानी है। दुर्गा का मंदिर नामक कहानी में पौराणिकता अर्थात ईश्वरी गुणों का समावेश है। तो विषय की
विविधता इस युग के कहानीकारों की कहानियों में मुख्यतः दिखाई देती है और प्रत्येक वर्ग व उनकी भावनाओं का चित्र। प्रत्येक वर्ग अर्थात चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, उसके प्रत्येक बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है और उनकी भावनाएं भी इस युग के कहानीकारों द्वारा चित्रित की गई है। यानी हर वर्ग को साथ ले चलने वाली यदि कोई कहानी है तो वो प्रेमचंद युगीन कहानियाँ हैं। इसके साथ साथ विश्लेषणात्मक मनोभावात्मकता का दृश्य भी इस युग के कहानियों में दिखाया गया है कि व्यक्ति अपने मन में क्या सोचता होगा, किस व्यक्ति का मन कितना पवित्र है, इस बात का भी चित्र प्रस्तुत किया गया है। और अंतिम में मूल संवेदनात्मक निष्कर्ष, मूल संवेदनात्मक निष्कर्ष को भी इस युग के कहानीकारों ने चित्रित किया है। तो प्रेमचंद युगीन कहानियों में कहानी कला के तत्वों का विकास, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चित्र, गरीबी और गरीब कहानी के नायक बनाए गए हैं। विषय की विविधता है, प्रत्येक वर्ग और उनकी भावनाओं का चित्र भी प्रस्तुत किया गया है। विश्लेषणात्मक मनोभावों का भी चित्रण है। मूल संवेदनात्मक निष्कर्ष है कि ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है कि जिससे व्यक्ति प्रेरित होकर गरीब और असहाय के प्रति सहायता की भावना को उत्पन्न कर दे, सहायता के लिए तत्पर हो जाए। पूस की रात पढ़ते हैं तो किसानों को देखकर हमें उनमें घृणा नहीं आती उनके विषय में, बल्कि उनके विषय में सहानुभूति की सबको भोजन इत्यादि देने का काम किसान करते हैं और बेचारे गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी संवेदनात्मक निष्कर्ष निकाला है किसने? प्रेमचंद युगीन लेखकों ने। अब प्रेमचंद युगीन में लेखकों में किन किन लेखकों ने लेखन कार्य किया है उसकी अब हम चर्चा करेंगे। कहानीकार इस युग के जो प्रमुख हैं तो देखिए, सबसे पहले प्रेमचंद हैं। मानसरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियाँ संग्रहित हैं, तो उसके लिए आपको नोट्स मैं दे दूँगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा। प्रेमचंद युगीन लेखकों में सबसे पहला नाम स्वयं मुंशी प्रेमचंद का है। फिर इसके बाद जय शंकर प्रसाद, फिर इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था। 3 कहानियाँ लिख करके ये अमर हो गए। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे वृंदावन लाल वर्मा। पूर्व प्रेमचंद युग में भी वृंदावन लाल वर्मा थे और इस युग में भी, ध्यान दीजिएगा। 5वें नंबर पर चतुरसेन शास्त्री इस युग के कहानीकारों में प्रमुख हैं। 6ठे नंबर पे जब हम आते हैं तो 6ठे नंबर पर प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक इनका उपनाम है, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। 7वें नंबर पर आते हैं राधा कृष्ण दास। 8वें नंबर पर राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन।
9वें नंबर पर आते हैं बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट। 10वें नंबर पर शिव पूजन सहाय। 11वें नंबर पर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। 12वें नंबर के कहानीकार हैं इस युग में चंडी प्रसाद हृदयेश। चंडी प्रसाद हृदयेश। 13वें नंबर पर इस युग के कहानीकार आते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी। 14वें नंबर पर विनोद शंकर व्यास आते हैं। 15वें नंबर पर जब हम चर्चा करें तो जनार्दन प्रसाद झा। जनार्दन प्रसाद झा। फिर इसके बाद 16वें नंबर पर ध्यान दें तो पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा, इन्हें उग्र नाम से जाना जाता है। बेचन शर्मा उग्र। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त विद्यालंकार। चंद्रगुप्त विद्यालंकार। फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने भी प्रेमचंद युग में लेखन कार्य किया। इन सभी अर्थात ये 18 लेखक जो प्रेमचंद युग में लेखन कार्य किए, इनका नाम पूछा जाता है और रचनाएं इनकी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम इनके लिए आपको नोट्स दे देंगे। ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इसी पर आप संपर्क करिएगा तो नोट्स आपको मिल जाएगा, सभी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। तो प्रेमचंद युगीन लेखकों में कुल मिलाकर कितने लेखक थे? 18 लेखक थे। क्रम पूछा जाएगा तो क्रम बना लेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियों पर। इसके बाद प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियों की चर्चा करें तो इस युग में आदर्शवाद के विरुद्ध यथार्थवाद, यानी जो सच्चाई थी उस पर जोर दिया गया कि आदर्श हो या न हो, लेकिन सच्चाई का वर्णन इस युग के कहानीकारों ने किया। इसे मनोविश्लेषणवादी युग भी कहते हैं। तो मन के विविध भावों का चित्रण इस युग के कहानीकारों ने मन में जो चल रही बात थी उसे सीधा सीधा बोल दिया है, क्योंकि फैसला फासले से बेहतर होता है, इसलिए उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया सच्चाई लिखने के लिए। मन में जो बात थी उसे ही कहानी में सम्मिलित कर दिया। कहानी का जो पात्र था वो स्वयं लेखक होने लगा। किस युग में? प्रेमचंदोत्तर युगीन कवियों में। फिर इसके बाद लघु मानव की प्रतिष्ठा, यानी लघु मानव को केंद्र में रखा गया। जो मध्यम क्रम का परिवार था, इस युग के लेखकों ने उसे कहानी में प्रमुख स्थान दिया और
इस युग में स्पर्धा का स्वर, यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से आगे निकलने की होड़ दिखाई गई। फिर इसके बाद राष्ट्रीय भावना का समर्थन किया गया। फिर इसके बाद, क्योंकि वो दौर जो था वो आज़ादी का दौर था, तो आज़ादी के दौर में ऐसी कहानियाँ लिखनी आवश्यक थी जिसमें राष्ट्र के लोगों को जागृत किया जा सके। जीवन व जगत के विविध पक्षों का चित्रण। इस युग के कहानीकारों ने जीवन और जगत के विविध पक्षों का भी चित्र प्रस्तुत किया है, तो इसे भी कहानीकारों ने अपनाया है। और सातवीं जो इस युग के कहानियों की विशेषता है या कह सकते हैं गुण है, नई परंपराओं का विकास। क्योंकि उससे पहले जन्मदिन मनाने की प्रथा नहीं थी, जन्मोत्सव मनाया जाता था, तो नई परंपरा अर्थात जन्मदिन का भी चित्रण किया जाने लगा। बॉस द्वारा मालिक का मजदूर के घर पर आने का भी चित्र प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये सभी विशेषता प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकारों की रही। और ये कहानीकार ऐसे कहानीकार रहे जिन्होंने जीवन के विविध पक्षों का चित्र खींचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। तो छात्रों, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसी तरह की कहानियों को पढ़कर, इस युग की कहानियाँ आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तविक रूप में आप किस युग में रह रहे हैं, कैसी भावनाओं के युग में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस युग के कहानीकारों का ये सब प्रमुख उद्देश्य रहा था। आदर्शवाद के विरुद्ध यथार्थवादी दृष्टि, मन के विविध भावों का चित्रण, लघु मानव की प्रतिष्ठा, स्पर्धा का स्वर, राष्ट्रीय भावना का समर्थन, जीवन जगत के विविध पक्षों का चित्रण, नई परंपराओं का विकास। अब इसके बाद इस युग के जो प्रमुख कहानीकार थे उनकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। वो कौन कौन से कहानीकार थे? तो देखिए, सबसे पहले जो कहानीकार थे उनमें सबसे पहला नाम जैनेन्द्र कुमार। पत्नी कहानी इनकी बहुत प्रचलित है, जैनेन्द्र कुमार। फिर इला चंद्र जोशी। फिर इला चंद्र जोशी के बाद यशपाल। फिर इसके बाद सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय भी इस युग के प्रसिद्ध कहानीकारों में से एक थे। 5वें नंबर पर जो नाम आता है वो उपेंद्र नाथ अश्क का नाम लिया जाता है। फिर इसके बाद 6ठे नंबर पर विष्णु प्रभाकर का नाम लिया जाता है। 7वें नंबर पर जब हम चलते हैं तो 7वें नंबर पर अमृतलाल नागर। फिर अमृत राय के बाद द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण। द्विजेंद्रनाथ
नाथ मिश्र, इनकी उपाधि है निर्गुण। और फिर इसके बाद 10वें नंबर पर रांगेय राघव। 10 लोगों ने मुख्यतः प्रेमचंदोत्तर युग में लेखन कार्य किया है। ठीक है, प्रेमचंदोत्तर युग में कितने लोगों ने लेखन कार्य किया है कहानियों के क्षेत्र में? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल अज्ञेय, उपेंद्रनाथ हस्क, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, द्विजेंद्रनाथ मिश्र और रांगेय राघव। अब इसके बाद जो 5वां पड़ाव है हिंदी कहानी का, हम उसकी चर्चा करेंगे कि इस पड़ाव के अंतर्गत हिंदी कहानियों के विकास में क्या क्या परिवर्तन आए और इसमें कहानियों के कैसे स्वरूप विकसित हुए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस युग के जो कहानीकार थे उन कहानीकारों में क्या क्या विशेष गुण थे। कैसे हम माने कि ये स्वतंत्रतावादी कहानियाँ हैं या स्वतंत्रता के बाद की कहानियाँ हैं। पहला गुण, प्रजातंत्र का समर्थन। इस युग के कहानीकारों ने प्रजातंत्र का समर्थन किया और नई उपमाओं का प्रयोग किया। भाषा के शुद्धतम प्रयोग पर ध्यान दिया। चौथा, इस युग के कवियों ने नई परंपरा की खोजबीन करने का प्रयास किया जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। ऐसी परंपराओं की खोज इस युग के कवियों ने की। फिर इसके बाद जनवादी चेतना का विकास किया। फिर इसके बाद 6ठे नंबर पर जनवादी चेतना के बाद ऊर्जा से युक्त होकर कर्म के प्रति प्रवृत्त होने की बात कही। 7वां गुण जो स्वातंत्रोत्तर युगीन कहानियों में था वो ये था कि यथार्थ प्रस्तुति, यानी मात्रा गलती, यथार्थ की प्रस्तुति इस युग के कवियों ने की। तो अब इन जो 7 विशेषताएं हैं, इन 7 विशेषताओं को लेकर के आधुनिक कहानियों का विकास हुआ या स्वातंत्रोत्तर युगीन कहानियों का विकास हुआ। तो ये एक आपके लिए एक तरह से नई तरह की व्याख्या जो नई शिक्षा नीति के अनुसार की गई है उसे मैंने पढ़ाने का आपके सामने प्रयत्न किया। जितना हो सका उतनी बातों का समावेश मैंने किया है। अब इस युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं उनकी मैं चर्चा कर देता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे आगे की चर्चा करूँगा। तो चलिए एक एक करके नाम जानते हैं। सबसे स्वातंत्रोत्तर युगीन कहानियों में भीष्म साहनी का नाम लिया जाता है, अमरकांत का नाम लिया जाता है, भैरव प्रसाद गुप्त का नाम लिया जाता है, जगदीश गुप्त का नाम लिया जाता है, फिर रमेश बख्शी
रमेश, बख्शी, शैलेश, मटियानी, इन सभी प्रभृति विद्वानों का नाम लिया जाता है। होने को तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन कल जब हम मिलेंगे तो स्वातंत्रोत्तर युगीन कहानियों के एक एक पड़ाव को पढ़ेंगे कि नई कहानी आंदोलन कब शुरू हुआ, इसके प्रवर्तक कौन, कहानी आंदोलन कब शुरू, प्रवर्तक कौन, साठोत्तरी कहानी, सचेतन, सहज, समांतर, सक्रिय और जनवादी कहानियों को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक इसको पढ़ते रहिए। और जिन कहानीकारों का नाम नहीं दिया गया है उसे आप क्या करेंगे कि कमेंट करके बताएंगे कि सर इनका नाम आपने इस युग में नहीं लिया है, चाहे पूर्व प्रेमचंद हो, प्रेमचंदोत्तर हो और स्वातंत्रोत्तर युग हो। अगर आप वीडियो लाइक और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं तो इससे हौसला बढ़ेगा और अच्छे ढंग से मैं आपको पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।